मैसेज गया रिकॉर्डिंग का? हेलो। है दादा। ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, हम लोग करेंटली सैलरी में डिस्कशन चल रहा है ना, सैलरी इनकम अंडर द हेड सैलरी। ये जो इनकम टैक्स का क्लास है, इसमें करेंटली हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम में इंटर कर चुके हैं। और 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो पहला हेड्स नॉर्मली माना जाता है, ऐसे सारा का सारा हेड्स ही अपना इंडिविजुअलिटी रखता है, बट सबसे पहले सैलरी हेड, बिकॉज सेक्शन वाइज अगर चले तो सैलरी के अंदर हम लोग ऑलरेडी पूरा बेसिक एरिया सैलरी का हो चुका है। मतलब सैलरी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं सैलरी का, प्रो फॉर्मा एरिया, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग डन सर कर चुके हैं क्लास में। अभी क्या कर रहे हैं ना सर, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज चल रहा है। जब हम लोग सैलरी का पूरा फॉर्मेट देखा कि सैलरी कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स में डिटेल्स समझाया नहीं गया, वहाँ पर बोला गया है कि सी वर्किंग नोट बोल के। तो हम लोग कुछ वही उस तरह का जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक प्रोफार्मा के अंदर समझाया गया है, लाइक हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बट सारा टॉपिक कवर करना फॉर्मेट के अंदर पॉसिबल नहीं था। तो अभी क्या कर रहे हैं सर, उसी तरह का जो अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक है, ठीक है, जो आपको अलग से पूछते भी है एग्जाम सिचुएशंस में। मतलब एग्जाम में आपको सैलरी का डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन ना देके सैलरी के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजंस उठा के सवाल कर सकते हैं। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने पेंशन किया है ना, पेंशन का कैलकुलेशन याद है क्या? यस्टरडे का बात कर रहा हूं मैं। अरे याद आ रहा है ना, कल हम लोगों ने पेंशन स्टार्ट किया। तो किस तरह से पेंशन का कैलकुलेशन होता है, पेंशन का टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास हुआ था। मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था, तो उसको भी मैं आज डील करूंगा। और आज सर न्यू टॉपिक में ग्रेचुइटी का इच्छा है कि ग्रेचुइटी आपसे एक बार बात कर लूँ, ठीक है। तो पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब क्या है, लीव एनकैशमेंट, ये सब है सर रिटायरमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, काफ़ी सालों भर काम करने के बाद वो रिटायर भी करते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट दिया जाता है। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो भी टैक्सेबल हो सकता है, होता भी है, ठीक है। किसी किसी केस में पूरा टैक्सेबल, कुछ कैलकुलेशन वाइज टैक्सेबल, ठीक है। तो पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, अलग अलग हिसाबे हैं, ठीक है। जो हिसाब आप लोगों के साथ जैसे कल पेंशन में डिस्कस किया था, कल पेंशन बताने से पहले आप लोगों को मैं पूरा अलाउंस का डिटेल्स बताया था। आई होप कि आप लोगों ने नोट जरूर देखे होंगे कि वहाँ पर पूरा अलाउंस का एक एक अलाउंस के बारे में चर्चा किया हुआ है कि पार्टली टैक्सेबल अलाउंस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस क्या है। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वहाँ से, छोटा छोटा एमसीक्यू पूछ लेते हैं, और नॉलेज वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर वो जो एरिया था। तो अलाउंस का जो ओवरऑल डिस्कशन डन, पेंशन के बारे में चर्चा हुआ है। आज मैं आपसे पेंशन का क्वेश्चन डील करूंगा जो कल होमवर्क में था। कल 2 होमवर्क था, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखा के दिया था और एक नोट्स के अंदर से मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला था, ठीक है। और आज मैं आप न्यूली आपसे बात करूंगा ग्रेचुइटी पे। तो एक काम करते हैं, पहले कल का होमवर्क डील कर लेते हैं, उसके बाद न्यू टॉपिक में जाएंगे, जैसे कि ग्रेचुइटी में, ठीक है सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? है दादा। ओके, ये एक क्वेश्चन आप लोगों को यस्टरडे मैंने लिखाया था, है ना। ये क्वेश्चन जो है, दिस इज फ्रॉम दी क्वेश्चन फ्रॉम पेंशन। अगर आप लोगों ने ट्राई किया, कोई कोई तो मुझे आंसर कल ही बता दिया था, मुझे पता है किसी किसी ने मेरे को कल ही इसका आंसर दे दिया था। बट जिन लोगों ने नहीं दे पाया था या फिर जिन्होंने नहीं किया था, मैं उनके साथ अभी बात कर लेता हूँ, ठीक है। आप एक बार मैच कर लो, या फिर सभी ने किया गया, रोशनी ने, शायद रोशनी और तौथा ने मेरे साथ टैली किया था क्वेश्चन का आंसर। बाकी लोगों ने से कोई और ट्राई किया क्या? हाँ सर, अगर ट्राई किए हो हाँ तो बोलो सर, क्या आंसर आया? The बोलो आंसर बोलो। 3,33,333 taxable or 2,50,000 taxable. 2,50,000 टैक्सेबल, मतलब यस और नो करके ग्रेचुइटी वाला? हाँ सर। कत बोलली? 3,30,30 33,333. 3,33,333, दिस इज टैक्सेबल।
हाँ सर, 1/3. 1/3, अच्छा। और हाफ? 2,50,000. 2,50,000। ये कौन सा वाला जवाब दे रहा है तू? ये जो मैंने कॉपी में लिखा था वो वाला? या फिर जो नोट्स के अंदर दिया हुआ था वो वाला क्वेश्चन? मतलब दो क्वेश्चन था, एक इलस्ट्रेशन 3 बोल के सर इलस्ट्रेशन नोट्स, इट्टा. मतलब ये जो नोट्स के अंदर दिया हुआ था। हाँ सर. एक सेकंड रुक, मतलब तू बताना चाह रहा है ये वाला? कहाँ चला गया ये मिस्टर सागर वाला क्या? हाँ सर. ओके, मिस्टर सागर वाला। जो मैंने कॉपी में जो मैंने लिखाया था उसका उसका पहले बता थोड़ा, मैं पहले वही वाला डील कर रहा था। Sir, the taxable 1/3 78,571. 1,75,571। अच्छा, ना सर, 78,571. 78,571, अच्छा टैक्सेबल 1/3। हाँ. हाँ. और हाफ होगा तो 42,857. 42,857। सही हो रहा है सर एकदम आपका जवाब। और अगर वो मंथली अनकम्यूटेड कितना हो जाएगा अनकम्यूटेड का आंसर? 7,920. 7,920। वेरी गुड। ये यही हुआ था ना रोशनी, तथा आप लोगों का भी यही जवाब आया था। হ্যাঁ দাদা এটাই। ओके, वेरी गुड सर। और टैक्सेबिलिटी, मतलब टैक्सेबल कितना टोटल हो जाएगा? और ठीक है, वो एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने सही बोला। एक 1/3 का अलग है हो जाएगा, एक हाफ का अलग हो जाएगा, और एक टैक्सेबिलिटी का। ओके चलो मैं सॉल्व करता हूँ। जिनका नहीं हुआ वो फटाफट एक बार मेरे साथ साथ देख लो। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कॉपी में क्वेश्चन लिखाया था आप लोगों को, जिन लोगों ने नहीं कर पाया या फिर नहीं हो पाया, ठीक है, वो लोग फटाफट एक बार मेरे साथ साथ चल लो सर, कर लो सॉल्यूशन। हेल्प मी सर। तथा रोशनी, नंदिनी, जिन लोगों का हुआ है मुझे थोड़ा हेल्प करो। अच्छा देखो, मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ फिर से। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ जेड लिमिटेड रिटायर कर रहा है एज ऑन 31st of July 2020 को। ही रिसीव पेंशन ऑफ ₹1200 पर मंथ। Mr. X commuted 70% of his pension for ₹1,50,000 as on 31st January 2021। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल पेंशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। तो वेरी इजी क्वेश्चन सर। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो रिटायर कब कर रहा है देखना है। सर 31 जुलाई को रिटायर करेगा तो पेंशन कब से स्टार्ट होगा? অগস্ট। अगस्त से। तो 1/8/2020, यस, 1 अगस्त 2020 पेंशन मिलना चालू हो जा रहा है। 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, इस तरह से अभी चलता जाएगा मार्च तक। ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी 21, उसके बाद आ जाएगा जनवरी के बाद फरवरी 21, एंड उसके बाद आ जाएगा मार्च 21। इस तरह से आपको पेंशन मिलता जाएगा। सर कितना करके पेंशन मिलेगा आपको? 1200। कहाँ से मिला 1200? 1200 তো 1200 পার মান্থ। बोला है क्या? হ্যাঁ कहाँ ওই बोला? তো। he received pension of rupees 1200। यस, 1200 पर मंथ। यस सर, वेरी गुड। ही रिसीव पेंशन ऑफ ₹1200 पर मंथ। ओके, ये अनकमिटेड एरिया है, तो पर मंथ 1200 करके देते जाओ। बट कब तक देते जाएंगे 1200 करके? জানুয়ারি। जनवरी तक। वेरी गुड अर्पिता, जनवरी तक 1200 करके देते जाएंगे। क्यों, जनवरी के बाद क्या हो गया सर? जनवरी के बाद क्या हो गया? 70%। 70% कम्यूट कर लिया, 70% ऑफ हिज पेंशन कम्यूट कर लिया, जिसका वैल्यूएशन है 1,50,000। मतलब लम सम में काफी सारा अमाउंट उठा लिया जिसका वैल्यूएशन है 1,50,000, और परसेंटेज वाइज टोटल पेंशन का 70%। तो 70% अगर आप कम्यूट कर लेते हो तो बचता कितना है, बैलेंस कितना रहेगा? अर्पिता बोल, 70% लेने के बाद और बचेगा कितना? 360. 30% है ना, परसेंटेज वाइज 30%। यस ना?
अगर तुम 70% कम्यूट कर लेते हो तो बचता कितना है? 70% से 70% चला गया तो रहेगा ओनली 30%। तो वो 30% आपका बाकी मंथ में मिलेगा, मतलब बाकी जो मंथ में है। तो 1200 का 70% हटा दो तो कितना हो जाएगा? 360 क्या? है दादा। 360। Yes, sir. ये जितना मंथली पेंशन अमाउंट है इनको जोड़ दो सर, टोटल कर दो। 720 7920। हाँ, 1 2 3 4 5 6 12 6 72 7200 और इधर 300 300 600 और 120। यस, 7920। 7920 ये क्या टैक्सेबल होता है क्या? हाँ है रे, दादा, फुल्ली टैक्सेबल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए? है। यस, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो दोनों के लिए फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में तो ये नॉन गवर्नमेंट है, देख के पता चल जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट होगा तो आपको बोल के रखेगा। ठीक है, तो फुल्ली टैक्सेबल है ये वाला अनकम्यूटेड पेंशन अमाउंट। वेरी गुड सर, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब बाकी एक छोटा सा काम बाकी रह गया। ठीक है, छोटा सा काम बाकी रह गया। क्या काम है सर? सर काम बहुत सिंपल है, आपको अभी देखना है कि आपने कम्यूटेड कितना किया। आपने 70%। कम्यूटेड किया 70%, जिसका वैल्यूएशन कितना है? 1,50,000। 1,50,000। वेरी गुड सर। तो फिर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,50,000 1,50,000 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 ही ना? है कितना हो जाएगा? 214,286। 214,286। दिस इज द फुल वैल्यू ऑफ द पेंशन, है ना? ये 2,14,286, 2,14,286 आपका फुल वैल्यू पेंशन है। ठीक है, अब ये फुल वैल्यू पेंशन टैक्सेबल होगा, इसका कितना वैल्यूएशन टैक्सेबल होगा, इसका क्या खेल है? ये कम्यूटेड वाला है, बट ये कम्यूटेड वाला मतलब टोटल वैल्यूएशन निकाल लिया आपने, कम्यूटेड तो है 1,50,000 का। अब इसमें आपके पास दो सवाल आता है यहाँ से। ठीक है, कि ग्रेचुइटी रिसीव्ड येस और नो। ग्रेचुइटी, आप यहाँ पर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये तो पता चल ही रहा है। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो आपके सामने दो क्वेश्चन, ग्रेचुइटी रिसीव्ड येस और नो। देखो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए हम लोग येस नो दोनों सॉल्व करेंगे। बट अगर क्वेश्चन मेंशन करेगा तो जो जैसा मेंशन करेगा आपको वही सॉल्व करना है। तो इफ येस देन 1/3 ऑफ फुल वैल्यू इज एग्जाम्ड, 1/3 ऑफ 2,14,286 कितना हो जाता है? 71429। 71429। मैच किया सबका? ठीक है, एक बार करके देख सकते हो। दिस इज द एग्जेम्प्टेड वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू? एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड, ये टैक्स में नहीं आएगा। तो फिर अगर ये एग्जेम्प्टेड है तो फिर टैक्सेबल क्या है? 78571। कैसे मिला? 1,50,000 माइनस 71429। जितना आपने कम्यूट कर लिया, जितना आपने कम्यूट कर लिया मतलब वन टाइम लम सम में विड्रॉल कर लिया 1,50,000 का, यहां से आप एग्जेम्प्टेड अमाउंट को लेस कर दो, दैट इज 71429। तो आपको मिल जाता है 78571। सही है ना मेरा? है दिस इज दादा। द टैक्सेबल वैल्यू अगर ग्रेचुइटी रिसीव होता है यस तो। ठीक है, और अगर नो है देन हाफ ऑफ 2,14,286। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, बोलो। 107143। एग्जेम्प्टेड 107143। ठीक है, अच्छा इसमें टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 1,50,000 माइनस 1,7143 कितना हो जाएगा सर? 42857। 42857। दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू, है ना? ये आपका टैक्सेबल पेंशन हो जाएगा। दिस इज योर टैक्सेबल पेंशन। तो अगर आपका टोटल टैक्सेबल पेंशन पूछता है, मैं आपको यही एक चीज़ यहाँ पर बस थोड़ा ऐड करूँगा जो पहले शायद मैंने नहीं बताया। आप जब कंप्लीट सैलरी शीट ड्रॉ करोगे ना, मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा कंप्लीट सैलरी सम्स, लेकिन उससे पहले आपको मैं छोटा छोटा पॉइंट एक बार कवर कर ले रहा हूँ। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट मतलब जो पार्ट बाय पार्ट पॉइंट्स है ना, जैसे कि मानो अभी पेंशन कर रहे हैं, जैसे अभी 2 मिनट बाद ग्रेचुइटी करेंगे, लीव एंड कैशमेंट करेंगे, फिर जाके लास्ट में ना कंप्लीट सैलरी का सम्स करेंगे। सैलरी क्या है ना, छोटा छोटा मैटर को जोड़ के सैलरी का कंप्लीट सम्स बनता है। तो वहां पर आपको सैलरी शीट बनाने को मिलेगा। तो सैलरी शीट में आपको टैक्सेबल पेंशन दिखाना पड़ेगा। तो टैक्सेबल पेंशन वैल्यू जो आपका होगा
उसमें आपको दोनों चीज ही देखना चाहिए। एक तो ये वाला बात नहीं भूलना है कि टैक्सेबल में दिस इज आल्सो इंक्लूडेड, दिस वन प्लस ये जो फुल्ली टैक्सेबल अनकमिटेड एरिया है और कमिटेड का जो एरिया है, ठीक है, या तो 78571 या फिर 42857, ये दोनों के साथ वो वाला अमाउंट ऐड कर देना और फिर जाके आप जवाब देना कि भाई आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है। अब मेरा बात समझ में आया क्या? या तो 1/3 का वैल्यूएशन जो आया है इसके साथ ये अनकमिटेड ऐड करके आपको टैक्सेबल पेंशन बताना होगा, या फिर हाफ का जो अमाउंट आया है 42857 एंड उसके साथ अनकमिटेड का जो अमाउंट है ये ऐड करके आपको टैक्सेबल पेंशन बताना होगा। ठीक है, तो दोनों ऐड करके ही आपका टोटल में सैलरी शीट में आएगा। मतलब जब सैलरी का कंप्लीट प्रोफार्मा वाला एकदम कंप्लीट सम्स करेंगे ना, तो उसमें आपको फुल्ली टैक्सेबल में ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाएगा। या तो ये तो रहेगा ही और उसके साथ आइदर 1/3 अमाउंट या फिर हाफ का अमाउंट। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या मेरा पॉइंट आपको समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नाउ बस ये तो हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, बस यही पूछा था आपको कि कितना वैल्यूएशन टैक्सेबल में जाएगा और कितना उसका एग्जेम्प्टेड होगा। तो एग्जाम में आपको कई बार एग्जेम्प्टेड भी पूछ सकते हैं। देखो भाई, एग्जेम्प्टेड पूछा तो एग्जेम्प्टेड का भी जवाब दे देना और साथ में टैक्सेबल भी निकाल के दिखा देना, सिंपल बात है। और अगर सिर्फ एग्जेम्प्टेड पूछेगा तो ओनली एग्जेम्प्टेड कैलकुलेट करना, ओनली टैक्सेबल पूछेगा तो ओनली टैक्सेबल कर, कुछ भी कैलकुलेट करने जाओ आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो ही जाएगा। ठीक है, जो भी पूछता है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ये वाला मिस्टर सागर वाला क्वेश्चन था, ज्योति का हुआ है क्या? ज्योति, ज्योति, शुभश्री, आप लोगों ने ट्राई किया? आप लोगों का जवाब नहीं मिला? Mr. Sagar, who retired on 1/10/2020. Okay, Neil. Neil আছিস না নেই? স্যার আছি। ট্রাই করেছিলি? না স্যার, ট্রাই করিনি, এখন করলাম। আচ্ছা, okay. Mr. Sagar, who retired on 1/10/2020, is receiving 5,000 per month as pension. On 1/2/2021, he commuted 60% of his pension and received rupees 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension, assuming, आपको क्या assumptions लेने के लिए बोला था? आपको बोला था कि 3 assumptions है, या तो either you are a government employee, मतलब इफ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या होगा? अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है एंड ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है 5 लाख का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो क्या होगा? और अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है बट ही डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो क्या होगा? तो इसका जवाब मुझे नंदिनी ने बता रहा था। नंदिनी क्या जवाब दे रही थी बाबू, और एक बार बता तीनों का जवाब। 24,000 fully taxable. 24,000 फुल्ली टैक्सेबल किस केस में? केस ए बी सी, कौन सा केस का बता रहे थे? यहाँ पर 3 केस है ना, 24,000 जो तू बताया मुझे वो कौन सा केस ए का? তো 24,000 তো গভর্নমেন্ট হলেও হবে নন গভর্নমেন্ট হলেও হবে। 24,000 दोनों के केस में होगा, लेकिन यहाँ पर मैं वैसा नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है यहाँ पर, बात समझ। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका टैक्सेबल पेंशन कितना होगा? ठीक है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है तो उसका टैक्सेबल पेंशन क्या होगा? और अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, अगर वो ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है तो उसका टैक्सेबल पेंशन क्या होगा? ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने था, तो मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो 24,000 है, दिस इज फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, दोनों का सेम आंसर है या दोनों का अलग आंसर है? हाँ सर। सेम। इसका भी, सी का भी वही है না স্যার আমি বলছি সি এর আনসারটা 1/3 3,33,333। टैक्सेबल पेंशन या एग्जेम्प्टेड हाँ अमाउंट? सर, टैक्सेबल 1,33,333। 33 लाख 3,33,000। 3,33,000। हाँ सर। बाकी और किसी ने ट्राई किया?
तथा रोशनी आप लोगों ने ट्राई किया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ক্ষেত্রে ইয়ারলি পেনশন হবে 40, ট্যাক্সেবল পেনশন হবে 24,000। প্রাইভেট যেটা আপনার গ্র্যাচুইটি রিসিভ করেছে তার ক্ষেত্রে ট্যাক্সেবল পেনশন হবে 1,57,333। আর আপনার প্রাইভেট যেটা আপনার গ্র্যাচুইটি নেই তার ক্ষেত্রে হবে 74,000 टैक्सेबल। 74,000 टैक्सेबल। ये तीनों आंसर मैच कर गया। तौथा ने जो बताया ये तीनों आंसर मैच किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय 24,000, प्राइवेट सेक्टर्स ग्रेजुएटी रिसीव 157,333 एंड प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट रिसीव ग्रेजुएटी 74,000। वेरी गुड तौथा, वेरी गुड। नंदिनी कुछ गड़बड़ हुआ है, चल देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हो गया है, चलो देख लेते हैं। बाकी अगर किसी ने ट्राई किया और ये आंसर आया था क्या? है दादा এটাই। ओके वेरी गुड सर। चलो जिनका हुआ वो भी देखो, जिनका नहीं हुआ वो भी देखो। अच्छा तो देखना क्या है सर? सर क्या देखेंगे, क्या बस सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगा के दिमाग का भरता बन जाता है, तो दिमाग का भरता बनाने से अच्छा है दिमाग को सिंपल रखो। देखो सर सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं केस ए ले लेता हूँ। हाँ ये इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 3। ओके केस ए, केस ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर क्वेश्चन फिर से देखो एक बार, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, नो इशू। क्वेश्चन बता रहे हैं सागर जो है 1 अक्टूबर को रिटायर कर रहा है 2020, 1 अक्टूबर 2020 को रिटायर कर रहा है, 5,000 पर मंथ करके पेंशन ले रहा है। 1 फरवरी 2021 में जाके वो 60% ऑफिस पेंशन रिसीव कर रहा है जिसका वैल्यूएशन है 3 लाख, कम्यूट कर रहा है। बस आपको पूछा है कि क्या करेंगे अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा। तो सर सबसे पहले तो अनकम्यूटेड देख लेते हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ। अनकम्यूटेड पेंशन का रिसिप्ट, अनकम्यूटेड पेंशन रिसिप्ट, अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड। सर आप लोग मुझे थोड़ा इतना बता दीजिए कि ये जो इसका जो अक्टूबर से मतलब 1 अक्टूबर से रिटायर 1 अक्टूबर, तो फिर अक्टूबर को अगर रिटायर करेगा तो अक्टूबर का पेंशन मिलेगा, यस और नो? है दादा। यस मिलेगा सर। अक्टूबर के स्टार्टिंग में रिटायर कर रहा है ना, तो नेक्स्ट मंथ खाएगा क्या? हाँ खाएगा क्या सर? तो एग्जैक्टली तो केस ए जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनकम्यूटेड पेंशन जो है उसका अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, ये कहाँ से कब तक चलेगा? अक्टूबर से लेके मार्च तक चलेगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अक्टूबर से लेके मार्च तक चलेगा क्या पेंशन? क्योंकि हम लोगों का जो ईयर है करेंटली वो हमारा 2021 का हिसाब चल रहा है ना, तो अक्टूबर से लेके मार्च में वो 5,000 करके उसको पेंशन मिल रहा है, तो 5,000 करके 5,000 करके आप एक बार देखो फेब्रुआरी में जाके ऑन 1 फरवरी में जाके कम्यूट हो रहा है, तो फिर जनवरी तक मतलब अक्टूबर से लेके जनवरी कितना करके मिल रहा है? चलो सर आप लोग मैं 5,000। हाँ वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, जैसे हम लोग करके आए हैं वैसे ही करते हैं, इजी हो जाता है सर ऐसा करने से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट्स इजी प्रोसेस, थोड़ा लंबा देखने में होता है। अक्टूबर में 5,000 मिलेगा, नवंबर में भी 5,000 मिलेगा, दिसंबर में भी 5,000 मिलेगा, जनवरी में कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा, 8,000। बट फरवरी में कितना मिल जाएगा सर? 2,000। 60% कम्यूट हो जाएगा, तो फिर बाकी बचेगा कितना? 40%। तो 5,000 का 40% मीन्स 5,000 का 40% 2,000। यस, तो फरवरी में 2,000 मिलेगा, मार्च में भी 2,000 मिलेगा, तो कुल मिला के टोटल कितना हो गया सर? 5,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 20,000 और 2,000 इंटू 2 2,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 4,000। सो अल्टीमेटली हो जाता है 24,000। इसका जब ये जवाब तो मुझे
नंदिनी ने भी बताई और बाकी तौथा ने भी बताया। तो 24,000 दिस इज कि 24,000 जो है ये हमारा अनकम्यूटेड पेंशन है। तो ये तो नॉर्मली क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये तो हम लोगों को पता ही है सर। 24,000 फुल्ली टैक्सेबल होता है। वेरी गुड सर। नाउ पॉइंट इज सर कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, कितना रिसीव किया कम्यूटेड? 3 लाख। हाँ, कम्यूटेड पेंशन रिसीव किया 3 लाख, वो भी 60% वैल्यू का। 60% का वैल्यू 3 लाख हुआ है। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड 3 लाख लेस एग्जेम्प्ट। सर क्या करेंगे इसका, एग्जेम्प्ट कर देंगे ना। कम्यूटेड पेंशन का क्या करेंगे? দাদা हाँ बोलो। বলছি কমিটেড পেনশন তো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ের কাছে ফুললি এক্সেম্ট। हाँ इसीलिए तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव 3 लाख एंड लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 3 लाख क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो दिस वन बिकम्स नील, ये नील हो जाएगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टैक्सेबल पेंशन क्या रह गया, ओनली 24,000। बोलो सर, मैटर कुछ समझ में आया कि नहीं? कम्यूटेड का जो एरिया है, कम्यूटेड का एरिया 3 लाख का जो मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो एग्जेम्प्टेड है बिकॉज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पेंशन है वो एग्जेम्प्ट कर देता है। हाँ सर, लेकिन अनकम्यूटेड पेंशन तो एग्जाम नहीं करता। कल के क्लास में ही हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था प्रोविजंस। बोलो सर, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? हेलो, यस सर। यस ना? अर्पिता क्लियर पॉइंट अबाउट? शुभश्री, ज्योति, सभी को पूछ रहा हूँ, क्लियर ना? यस सर। ओके सर। अब क्या करना है, अब हम लोग केस बी देखना है। केस ए हो गया, केस बी में क्या करना है? केस बी हमारा कौन है, केस बी में कौन बैठे हैं सर? सर केस बी एक ऐसा इंसान का है जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय तो है, बट साथ में वो ग्रेचुइटी भी ले रहा है 5 लाख का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, बस देखना ये है कि ग्रेचुइटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस अमाउंट को लेके दिमाग खराब नहीं करना है, ये 5 लाख हो या 1 लाख, ग्रेचुइटी रिसीव किया कि नहीं किया दैट्स इंपॉर्टेंट। ग्रेचुइटी अगर रिसीव करेगा तो हिसाब अलग, ग्रेचुइटी रिसीव नहीं करेगा तो हिसाब और अलग। तो केस बी में ही इज ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, is a private sector employee and received gratuity rupees 5 lakh at the time of retirement, at the time of retirement, रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहा है। तो इसका देख लेते हैं पेंशन का। सर सबसे पहले अगेन अनकम्यूटेड देख लो, अनकम्यूटेड देख लो, अनकम्यूटेड पेंशन। अब मैं एक काम करता हूं, शॉर्टकट में कर देता हूं। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अक्टूबर से लेके मार्च का। सर ये तो सिंपल हो जाएगा ना, 5,000 करके 4 मंथ का प्लस 40% ऑफ 5,000 इंटू 2 मंथ्स। चलेगा क्या? अरे ये शॉर्टकट चलेगा? হ্যাঁ দাদা। 4 महीने का, ये जो मैंने पहले भी क्या किया था वही वाला मैं कर दिया। 5,000 का 40% 2 महीना, दैट इज 2,000 इंटू 2 मंथ्स एंड 5,000 इंटू 4 मंथ्स। तो अल्टीमेटली इसका जवाब क्या हो जाएगा, 24,000 है ना। ये हो गया आपका अनकम्यूटेड का। और जब बात आता है कम्यूटेड का तब खेल थोड़ा चेंज हो जाएगा। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, कम्यूटेड पेंशन कितना रिसीव किया?
कम्यूटेड पेंशन 3 लाख सर, लेस क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जाम वैल्यू का रूल बताओ। 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ना, क्या रे? एग्जाम कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू, अब ऐसे कर लो एक बार में, 3 लाख आपको मिल रहा है, 3 लाख मतलब 60%, 3 लाख मतलब 60% ना, तो फुल वैल्यू कितना हो जाएगा? उसी के ऊपर होगा 5 ना। लाख सर। 3 लाख का मतलब है 60%, तो फिर फुल वैल्यू कैसे होगा? तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 60% इंटू 100%, फुल वैल्यू भी आ जाएगा और 1/3 का भी वैल्यू आ जाएगा। करके देखो तो कितना होगा। 1/3 इंटू, मैं क्या किया, 3 मतलब जो फुल वैल्यू में ट्रांसफर था उसको भी मैंने यहीं पर कर दिया। 1/3 इंटू 3 लाख बाई 60% इंटू 100%, इसमें आपका फुल वैल्यू आ जाएगा जो तौथा ने बताया 5 लाख होगा। करके देखो तो 3 लाख बाई 60% इंटू 100%, ठीक है, तो 5 लाख का 1/3 कर दो, 1/3 इंटू 5 लाख कर दो, 1,66,667. 1,66,667, दिस वन इज एग्जेम्प्टेड। सो 3 लाख से अगर 1,66,667 लेस हो जाएगा तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 1,33,333 1,33,333 है ना, 1,33,333, दिस 1,33,333 एंड इधर आ गया आपका 24, ये दोनों ऐड हो जाएगा। दिस 1,33,333 एंड इधर आपका 24, ये दोनों आपका टैक्सेबल है ना, तो दोनों ऐड करके कितना आ जाएगा? 157,333, दिस इज योर टैक्सेबल पेंशन। ये टैक्सेबल पेंशन किसका है? ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय का जिन्होंने ग्रेचुइटी भी रिसीव किया। नंदिनी क्या गड़बड़ किया था? কিরে নন্দিনী আওয়াজ পাচ্ছিস আমার? হ্যাঁ স্যার, আমি 5 লাখ থেকে মাইনাস করেছিলাম 1,66,000। 5 লাখ থেকে কেন মাইনাস করবি বাবু তুই? গন্ডগোল হয়ে গেছিল তো তাহলে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এবারে বুঝতে পেরেছিস? এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। ओके, बाकी सबको समझ में आया? ऋषभ, नील, सभी को पूछ रहा हूँ मैं। शुभश्री बोलो, क्लियर है कि नहीं है? 157,333 सर क्लियर। क्लियर ना? ओके, तो ये हो गया आपका किसका? ये हो गया प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय जिन्होंने ग्रेचुइटी भी रिसीव किया। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय जिन्होंने ग्रेचुइटी भी रिसीव किया उसका टैक्सेबल पेंशन। ओके, अब बात आगे बढ़ेंगे। अब बाकी जवाब आप लोग भी दे दो सर थोड़ा सा, कि अभी आपको एक ऐसा इंसान का करना है जो ग्रेचुइटी रिसीव नहीं करना है बट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है। ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है पर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, मतलब हाफ का कैलकुलेशन हो जाएगा सर। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि तीनों क्वेश्चन अलग है तो तीनों क्वेश्चन करने का तरीका भी मैंने, मतलब क्वेश्चन को भी मैंने अलग करके ही किया। पॉइंट सी, मतलब क्वेश्चन सी, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर। टैक्सेबल पेंशन হবে 74,000। यस सर, वेरी गुड आंसर। तो 74,000 मुझे भी दिख रहा है, बट कैसे आया वो मैं थोड़ा देखता हूँ। जिन्होंने किया बहुत अच्छा, रोशनी तौथा ने जवाब मेरे को पहले ही दिया था। ही इज ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव एनी gratuity at the time of retirement, at the time of retirement। एक ग्रेचुइटी मतलब एक ग्रेट्यूटस होता है, काफ़ी सालों भर कंपनी में काम करने के कारण कंपनी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को खुशी से। इज द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर ग्रेचुइटी आप रिसीव नहीं करते हो तो आपका हिसाब थोड़ा अलग एज पर इनकम टैक्स।
तो अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम, अनकम्यूटेड का पहले देख लो, अनकम्यूटेड इज सेम अनकम्यूटेड पेंशन रिसिप्ट, दिस इज you already know, अक्टूबर टू मार्च 5,000 करके 4 मंथ का प्लस 40% ऑफ 5,000 इंटू 2 मंथ का, हिसाब एकदम सिंपल है, 24,000 का। अब जब बात आता है कमिटेड का तब थोड़ा सा खेल बदल जाएगा, बिकॉज ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय तो है बट ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है। कमिटेड पेंशन रिसीव्ड, कितना रिसीव किया ऐसे में? 3 लाख किया, जो 60% का वैल्यू है। यहाँ से एग्जाम कितना हो जाएगा सर, बोलो ना, एग्जाम कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख मतलब रूल के हिसाब से हाफ ऑफ फुल वैल्यू ना? यस सर, हाफ ऑफ फुल वैल्यू, हाफ इंटू क्या हो जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 60% इंटू 100%, दिस शुड बी योर कैलकुलेशन। ये अमाउंट करने से आपको 2,50,000 आ जाएगा, तो 2,50,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका, दिस इज योर एग्जेम्प्टेड वैल्यू। तो दिस 2,50,000 इज एग्जेम्प्टेड वैल्यू, सो 50,000 इज योर टैक्सेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया? 24,000 एंड 50,000, दिस ऊपर में 24,000 जो अनकमिटेड का एरिया है एंड दिस इज द कमिटेड का एरिया दैट इज 50, तो दोनों को ऐड करके आपका टोटल वैल्यू आ जाता है 74,000 का। दिस इज योर टैक्सेबल पेंशन। बस यही था सर क्वेश्चन, समझ में कुछ आया कि नहीं? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका हिसाब अलग, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो और ग्रेचुइटी रिसीव करते हो तो भी आपका हिसाब अलग, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो और ग्रेचुइटी रिसीव नहीं करते हो तो भी आपका हिसाब अलग। बोलो सर, एकदम दिमाग में घुसा कि नहीं? क्लियर सर? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं क्या, नहीं समझ में आया? ओके ঋষভের আওয়াজ পাচ্ছি না, ঋষভ বুঝতে পারছিস? ओके ठीक है चलो। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था सर, सिंपल क्वेश्चन था बट पूरा पेंशन ही डिस्कस हो गया मिस्टर सागर का क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको बोला था ना कि ग्रेचुइटी रिसीव किया है कि नहीं किया है, अगर क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा तो आपका जवाब भी उसी हिसाब से होगा। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन का जवाब दोगे क्या थोड़ा सा? ये इलस्ट्रेशन 2 मैंने आप लोगों को क्लास में ही करवा दिया था, इलस्ट्रेशन 2 मैंने आप लोगों को दुर्गा पूजा से पहले क्लास में ही करवा दिया था, है ना। मिस्टर श्रीकांत का 2 बच्चा है, हाँ, ही इज रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 150 पर मंथ, फॉर हिज एल्डर सन 70 पर मंथ, यंगर सन, ये हो गया था ना क्लास में, कॉपी चेक करके देखो ना, हो गया था ना? है। ओके ठीक है सर। तो इलस्ट्रेशन 1 एक बार मुझे जवाब दो सर आप। इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी है, मेनली एचआरए है, ठीक है। ऐसे एचआरए का कैलकुलेशन और भी आगे करूंगा सर, बट फिर भी ये क्वेश्चन एक था इलस्ट्रेशन 1 मिस्टर राजकुमार का क्वेश्चन। इसका क्या जवाब आया आप लोगों का? मिस्टर राजकुमार ट्राई किया आप लोगों ने? अगर ट्राई किया तो ग्रॉस बोलो। सैलरी আসছে 6,63,200। 6,66,000, एक सेकेंड रुक देखता हूँ। सॉरी सर 6,63,200। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन आपको सैलरी पूछा है कि नहीं? हाउस रेंट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए, they just ask you amount of house rent allowance eligible for exemptions to Mr. Rajkumar, assuming that he paid a rent of rupees 16,000 per month. 1,36,800। ये क्या है? exemption? है सर। हाँ, तो फिर टैक्सेबल कितना हो गया एचआरए उसका? 43,200।
वेरी गुड सर, ये आंसर मैच किया। बाकी जिनका नहीं हो पाया, मैं आप लोगों को एक बार फिर से, चलो सर मेरे साथ साथ दौड़ो सर, चलो देखते हैं कि क्या जवाब होगा, कैसे ये जवाब इनका मैच किया। ठीक है, इन्होंने बताया चौथा ने कि सर HRA एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, एग्जेम्पशन हो जाएगा 136,800। बाकी और किसी का हुआ है क्या? 136,800 एग्जेम्पशन है और टैक्सेबल है सर 43,200। ये आंसर और किसी का आया सर? नहीं? ओके चलो देखते हैं। नहीं आया तो चलो, अगर आया तो भी चलो। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी भगाते भगाते कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं, टैक्स खत्म नहीं होता। ओके, क्वेश्चन तो देखो सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको बेसिक पे दे दिया कि इस इंसान को बेसिक 40,000 पर मंथ करके मिलता है, साथ में इसको डीए भी मिलता है सर, डियरनेस अलाउंस 6,000 पर मंथ करके। इनको कमीशन भी दिया जाता है, याद रखिएगा दिस इज अ सिंपल कमीशन, नॉट कमीशन ऑन टर्नओवर। हाँ, कॉट का बड़ा इंपॉर्टेंस ही होता है, बिकॉज बहुत जगह में सैलरी का मतलब कॉट से जुड़ा हुआ होता है, सिंपल कमीशन जुड़ा हुआ नहीं होता। कमीशन 50,000 पर एनम, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, अच्छा एक्सपेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है 1500 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पर HRA पूछा है और हाउस रेंट अलाउंस भी आपको दे रहा है कंपनी 15,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि वो जो रेंट पे हो रहा है, मिस्टर राजकुमार एज्यूमिंग दैट ही पेड रेंट ऑफ रुपीज 16,000 पर मंथ, वो रेंट पे कर रहा है 16,000 पर मंथ। तो इसका कितना हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्टेड में जाएगा? बिकॉज HRA एक ऐसा अलाउंसेस है जो पार्टली टैक्सेबल है, नॉट फुल्ली टैक्सेबल, नॉट फुल्ली एग्जेम्प्टेड, इट्स अ पार्टली एग्जेम्प्टेड या पार्टली टैक्सेबल। तो इसका कैलकुलेशन चलो देखते हैं, और आपके दिमाग में भी आई होप कि समझ में पूरा ही आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है सर, सिंपल है बट अच्छा है। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि पूरा क्वेश्चन का फोकस HRA है, तो मैं बाकी चीजों को थोड़ा दिमाग में से हटा दूंगा, बिकॉज मेन फोकस HRA है यहाँ इस क्वेश्चन में। तो इलस्ट्रेशन 1 का सोल्यूशन, HRA रिसीव्ड, कितना HRA रिसीव किया? कोई बताएगा मुझे सर, कितना HRA रिसीव किया इन्होंने? मिस्टर राजकुमार कितना HRA रिसीव किया? सर ये सब मंथली हिसाब है, आपको एनुअली बताना पड़ेगा। सर 1,80,000। 1,80,000, यस सर, ये सब मंथली हिसाब दिया हुआ है, बट आपका हिसाब एनुअली होगा, तो 15,000 इंटू 12 करना होगा। तो HRA रिसीव कितना कर लिया राजकुमार ने? 1,80,000 क्या? 15,000 इंटू 12 1,80,000 आता है ना? है दादा। यस सर। अच्छा, HRA रिसीव इतना हो गया, लेकिन सर हमें ढूंढना है एक्चुअली एग्जेम्पशन। तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन व्हाट? HRA का सेक्शन क्या है बोलो? 10 सबसेक्शन 13A, भूलना नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, भूलना नहीं है सर, याद रखना है। ठीक है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, जो बेसिकली HRA का सेक्शन है। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट कर लो, बिकॉज इस एग्जेम्पशन के लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट करने के बाद ये आंसर पे आएंगे, अभी ये क्वेश्चन मार्क बन के रहेगा। तो चलो देखते हैं। तो least of the following is exempt, least of the following is exempt. Least of the following means not LIST list, it's LEAST list, मतलब इन तीनों में से जो सबसे कम होगा। सर मुझे आप लोग एक एक करके तीनों रूल्स बताइएगा HRA का। HRA में 3 रूल्स होता है ABC करके। नंदिनी चल पहला वाला तू बोल, उसके बाद दूसरे में मैं अर्पिता के पास आऊंगा। नंदिनी क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? The rent paid minus 10% of salary. नहीं, this is not the first point. First point is actual amount received. सर ऐसे सीरियली याद रखना जरूरी है? हाँ सर जरूरी है। ठीक है,
मतलब नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आपने जो बोला वो सेकेंड पॉइंट है। रूल्स है ना सर, थोड़ा रूल वाइज याद रखने से ज्यादा लॉजिकल होता है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, कितना एक्चुअली आपने ईच रिसीव किया? 15,000 इंटू 12 करके 1,80,000। 1,80,000। सेकेंड पॉइंट अर्पिता, सेकेंड रूल्स क्या है? बोल। 50% ऑफ सैलरी नहीं, दैट इज वो थर्ड रूल है, वो थर्ड रूल है, वो थर्ड रूल है सर। सैलरी फॉर रेलेवेंट पीरियड। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। ये होगा आपका सेकेंड रूल, ठीक है। और जो तो इसका जवाब क्या होगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी का जवाब क्या होगा? आपने कितना रेंट पे किया, हिसाब बताओ इसका। आपने रेंट कितना पे किया? 1,92,000। 1,92,000 कैसे मिला? 16,000 इंटू 16,000 into 12। वेरी गुड सर। रेंट पे किया मैंने 16,000 करके, ये देखो क्वेश्चन में बोला हुआ था 16,000 करके रेंट पे किया गया है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो 16,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है? सैलरी का मतलब है 40,000 बेसिक है और 6,000 का डीए है। डीए इज पार्ट ऑफ सैलरी, ओके। कैलकुलेशन करने के टाइम पे कॉट भी लिया जाता है, बट यहाँ पर कॉट है क्या सर? कॉट मीन्स कमीशन ऑन टर्नओवर, बट दिस कमीशन इज नॉट ऑन टर्नओवर, सो इग्नोर दिस। हाँ, ये कमीशन नहीं आएगा, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगर ये कमीशन ऑन टर्नओवर होता तो आपके सैलरी कैलकुलेशन में, आपके सैलरी कैलकुलेशन में सीओटी आ जाता, बट क्योंकि ये सिर्फ कमीशन है, इसको नहीं लिया जाता। बात समझ में आ रहा है सर? ये सब छोटा छोटा बात सैलरी में बहुत मायने रखता है सर। सो 40,000 इंटू 40,000 प्लस 6,000 का डीए, ठीक है, ये दोनों ऐड करोगे और इसका 10% करोगे, तो 10% ऑफ दिस अमाउंट इंटू 12 करोगे 12 महीने का। अब बताओ सर, ये तो हो गया 1,92,000। 47,200 হবে। हाँ बोल। नहीं, ये वाला 46,000 इंटू 12 उसका 10%, 46,000 इंटू 12 उसका 10%, 55,200। 55,200। यस सर। तो 1,92,000 से 55,200 लेस करो, 1,36,800। হ্যাঁ। 1,36,800। और एक रूल है होगा आपका यहाँ पर, ये बी पॉइंट हो गया, अब एक पॉइंट बाकी रह गया, तो वो पॉइंट क्या है? सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है बताओ, एनीवन? 50% of salary if accommodation is in Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai. यस सर। और हमारा ये एकोमोडेशन कहाँ पर है बताओ? ये एकोमोडेशन कहाँ पर है? कानपुर। कानपुर। क्या कानपुर मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता के अंदर आ रहा है क्या? না 40% হবে। क्योंकि कानपुर एनी अदर सिटी में आ रहा है तो ये 40% ऑफ सैलरी होगा, ठीक है। अगर ये मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता में से कोई भी एक होता तो ये 50% होता, ठीक है। ये रूल है बिकॉज ये बड़ा सिटी है, इसलिए इनके लिए 50% माना जाता है और उनके लिए 40% माना जाता है। तो ये रूल कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना टाइम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखा है, अभी भी यही चल रहा है। चेंज लाना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ और शहर ऐड हो जाएगा शायद। सो सी पॉइंट में आ जाएगा 40% ऑफ सैलरी एज हिज accommodation is situated at कानपुर। कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश, है ना सर? कानपुर यूपी में है
लखनऊ के बाद सबसे बड़ा शहर है ये कानपुर। 40% ऑफ, सेम टू सेम बात, सैलरी मतलब 40,000 प्लस 6,000, कॉट भी इधर आ जाता बट कॉट नहीं है तो फिर कॉट यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे अभी। तो कितना अमाउंट होगा सर? 220800। तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 220800, ठीक है। तो ये हो गया 3 रूल्स, ठीक है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इन तीनों में से सबसे लो कौन सा है, सबसे लीस्ट कौन सा अमाउंट है? 1,80,000, 1,36,800 एंड 2,20,800। 1,36,800। दिस वन है ना, दिस इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो यही एग्जेम्पशन लेगा। तो इसीलिए एचआरए पार्टली एग्जेम्पशन होता है, ठीक है। तो एचआरए रिसीव कितना हुआ? 1,80,000, एग्जेम्पशन हो जाएगा 1,36,800। तो बाकी अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल। तो माइनस करके बताओ, 1,80,000 माइनस 1, 43,200। दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल एचआरए। मतलब ये जो एचआरए का अमाउंट है ये टैक्सेबल हो जाएगा। जब कंप्लीट सैलरी शीट ड्रॉ होगा तो सैलरी शीट में इसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। सैलरी शीट में इसको इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज ये टोटल इनकम के अंदर आ जाएगा सर, टैक्सेबल एचआरए। मतलब ये एचआरए आपको मिला है बट ये टैक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अमाउंट का जो एग्जेम्पशंस वगैरह है वो तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया। बोलो सर, ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाला कॉन्सेप्ट सैलरी में बहुत काम आता है सर। मतलब नॉट जस्ट इन एचआरए के केस में, आपको हर केस में ही मतलब ऑलमोस्ट 90% केस में आपको ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सुन सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। बट दिमाग खराब करके कोई फायदा नहीं है, जो जानना है वो तो जानना है, मजबूरी है सर। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? यही था आंसर इसका, और कुछ नहीं करना है। बाकी जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया था ये सब इररिलेवेंट है करेंटली। ये मोटर कार का पर्सनल यूज वगैरह सब इररिलेवेंट है। बिकॉज इररिलेवेंट इसलिए है बिकॉज क्वेश्चन सिंपल आपको एचआरए पूछा था, बाकी कुछ सैलरी वगैरह डिटेल्स नहीं पूछा था, इसलिए इसको अभी कुछ नहीं करना है। जब हम लोग कंप्लीट सैलरी क्वेश्चन करेंगे तो हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो मोटर कार का यूज के लिए भी कितना पाक्विजिट्स है, ये एक्चुअली अलाउंस नहीं है, ये पाक्विजिट्स है। तो ये पाक्विजिट्स टैक्सेबल होता है, तो कितना टैक्सेबल होगा कितना नहीं होगा उसका भी रूल्स है, आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज क्वेश्चन इज फुल्ली फोकस्ड ऑन एचआरए, तो आपने सिर्फ यहाँ से एचआरए कैलकुलेट करके बता दिया। क्लियर है सर बात? बोलो। अरे क्लियर है कि Yes, नहीं? sir. यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब ग्रेजुएटी स्टार्ट करें? हाँ, होमवर्क तो हो गया, बस ग्रेजुएटी स्टार्ट करेंगे। चलो चलो सर, पेन कॉपी रेडी करो और ग्रेजुएटी स्टार्ट करो। ग्रेजुएटी रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ठीक है। मतलब नोट्स के अंदर सैलरी का जो स्टडी नोट 1 आप लोगों के पास है उसके अंदर ग्रेजुएटी का भी एक क्वेश्चन है, दैट इज इलस्ट्रेशन 4। तो जिन लोगों ने कर लिया ठीक है, अगर किसी को ग्रेजुएटी आता है वो पहले से ही करके रखा है, बट जिनको नहीं आता है डोंट वरी, अभी ग्रेजुएटी डिटेल्स में सीखेंगे, ठीक है। डिटेल्स में सीखेंगे और फिर जाके आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिस्टर रवि का क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेजुएटी, ठीक है। तो ग्रेजुएटी का भी एक अलग हिसाब किताब है, तो ये हिसाब आपको पेंशन जैसे सीखा आपने ऐसा ही ग्रेजुएटी का हिसाब सीखना पड़ेगा अभी। तो ओके, देरी किस बात की, चलो सर। ऐसे ग्रेजुएटी के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था, ये देखो। ग्रेजुएटी है क्या? ग्रेजुएटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन एप्लीकेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के
इतना दिनों से बहुत सारा सर्विस दे रहा है तो कंपनी उसको वॉलंटरी पेमेंट करते हैं या एम्प्लॉयर उसको वॉलंटरी पेमेंट करते हैं. Nowadays, gratuity has become a normal payment applicable to all employees. In fact, Payment of Gratuity Act 1972 is a statutory recognition of the concept of gratuity. Almost all employers enter into an agreement with employees to pay gratuity. Almost all employers, सभी कोई gratuity payment करते हैं. Exemption in respect of gratuity section 10 subsection 10 में basically इसमें बोला गया है कि gratuity में कितना amount exempted हो जाएगा, ठीक है, वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर बेसिकली ग्रेचुइटी का बोला हुआ है, ठीक है. और कुछ स्पेशल एरिया भी यहाँ पर कवर किया है, जैसे मानो कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड अंडर द पेंशन कोड और रेगुलेशन एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ द डिफेंस सर्विस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉइज, एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज आई, ठीक है. एंड अदर एम्प्लॉइज के केस में भी बोला हुआ है सर, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. मैं आपको इसका पूरा जैसे पेंशन में लिखाया वैसे यहाँ पर भी लिखाऊंगा, एक बार फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ. बाकी जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके केस में ग्रेचुइटी का हिसाब कुछ ऐसे होता है. एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट और इज बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड, ठीक है, इनकैपेसिटेटेड प्रायर टू सच रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट से पहले अगर वो कैपेसिटी नहीं रहता है, और ऑन हिज टर्मिनेशन ऑफ एनी ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय हिज विडो, ठीक है, मतलब उनकी विडो अगर रिसीव करते हैं, चिल्ड्रन रिसीव करते हैं, और डिपेंडेंट ऑन हिज डेथ इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. अगेन सर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैं आपको इसको एकदम डिटेल्स में लिखाऊंगा अभी, ठीक है. 20 लाख ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव एंड हाफ ऑफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. ये कैसे कैलकुलेट होता है लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, ये भी बात होगा सर, ठीक है. हाफ ऑफ मंथ सैलरी, ठीक है, मतलब 15 डेज का एक कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, ये भी आपसे मैं बात अभी करूंगा, ठीक है. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड, ठीक है, फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड. ये क्या फ्रैक्शन इग्नोर करना है वो भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है. अच्छा, सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस, यहाँ पर देखो सर, ये जो सैलरी का रूल्स बार बार बोला जा रहा है, सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक डीए if provided in terms of employment for retirement benefit forming part of salary and commission which is expressed as a fixed percentage on turnover. Again बात यही है कि सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, सिंपल बात है, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, ठीक है. ये 3 पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है. ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल वेयर ग्रेचुइटी इज रिसीव फ्रॉम 2 or more employers in the same previous year, then aggregate amount of gratuity exempt from tax cannot exceed 20 lakh, and where gratuity is received in any earlier previous year from former employer and again received from another employer in a latter previous year, the limit of 20 lakh will be reduced by the amount of gratuity exempt earlier. ये सब आगे आगे समझ में आ जाएगा. ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, मैं बस आपको एक बार बता दिया, ठीक है. ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आप बाद में रीड कर लीजिएगा, पहले मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार नोट कराता हूँ, ठीक है. उसके बाद आप इसको पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है. नॉर्मली फ्लो चार्ट दिमाग खराब भी कर सकता है, इसलिए फ्लो चार्ट बाद में देखना, ठीक है. पहले मैं जैसे लिखा दे रहा हूँ आपको, आप पहले वो देख लो, उसके बाद आप फ्लो चार्ट पे जो देखना है देख लेना. तो ग्रेचुइटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, ठीक है. मतलब ग्रेचुइटी का जो एग्जेम्पशन एरिया है वो बेसिकली सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में ही बोला गया है. तो ग्रेचुइटी कब मिलता है सर? डेथ कम रिटायरमेंट बेसिस. तो डेथ कम रिटायरमेंट लिखिएगा. एनी gratuity received during the continuity of service, मतलब आप अगर जॉब करते करते ग्रेचुइटी रिसीव करते हो, जॉब चल रहा है आपका, सर्विस आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, 20 साल का सर्विस, 15 साल का सर्विस, 30 साल का नौकरी, जिसका जितना चलता है, ठीक है. एनी ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इज क्या, इज फुल्ली टैक्सेबल. सर्विस करते करते अगर आपको ग्रेचुइटी ले रहे हो आप, वो फुल्ली टैक्सेबल है,
ठीक है। बट अगर वही डेथ कम रिटायरमेंट के बाद ले रहे हो तो उसका अलग हिसाब होता है। तो देख लो क्या हिसाब है। नेक्स्ट लिखिएगा, ग्रेचुइटी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट। आप ग्रेचुइटी रिसीव कर रहे हो बट कब? रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। ग्रेचुइटी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, पॉइंट टू बी नोटेड। सर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो रूल क्या बताता है सर? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, क्या सुविधा मिलेगा आपको? क्या लग रहा है, फीलिंग क्या आ रहा है? सर फुल्ली एग्जेम्प्ट वाला फीलिंग आ गया ना? यस, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। एग्जैक्टली सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज आई या क्लॉज 1, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 फुल्ली एग्जेम्प्ट का जो रीजन है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 में बोला गया है। तो ग्रेचुइटी रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ खुदा कौन है? यहाँ गवर्नमेंट है यहाँ खुदा है गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी दो केस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी आपके सामने दो सिनारियो आएगा। पहला सिनारियो, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है या नहीं, मतलब जो एम्प्लॉय है क्या उसका ग्रेचुइटी कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? तो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रेचुइटी एक्ट है, ग्रेचुइटी एक्ट 1972 1972 कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट 1972, और दूसरा एक केस बन जाएगा नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। बात समझ में आया सर? या तो 1972 ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर में है, ठीक है, एम्प्लॉय, और या तो नॉन कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। तो अगर कवर्ड है तो क्या होगा और अगर नॉट कवर्ड है तो क्या होगा, दोनों का अलग अलग हिसाब है। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या आप लोगों को अभी तक बात समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत, ज़्यादा समझ बाद में कर लीजिएगा, पर थोड़ा समझ तो ज़रूर आ जाएगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ सर, नॉट मतलब कवर्ड अंडर वाला लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट काम करेगा सर, एक कवर्ड और एक नॉट कवर्ड। कवर्ड नॉट कवर्ड क्या, ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर है या नहीं, ठीक है। कवर्ड या नॉट कवर्ड, कवर्ड मतलब ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर है, नॉट कवर्ड मतलब ग्रेचुइटी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जो कवर्ड वाला केस है उसको बेसिकली सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 में बोला गया है, ठीक है। और जो नॉट कवर्ड है इसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3 में बोला गया है। बस ये थोड़ा बहुत याद रखिए। अब खेल बड़ा सिंपल है सर, सुन सुन के दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का। मैं बोला ना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। कोई टफनेस नहीं है सर, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस हर बात में आपको एक लिस्ट याद रखना है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इन तीनों में से मतलब फॉलोइंग में से जो सबसे कमती अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्टेड में जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। रूल क्या है? ए सर मैक्सिमम 20 लाख, ये एक ज़माने में 10 लाख हुआ करता था, अभी 20 लाख हो गया है, ठीक है। एक ज़माना था जब 10 लाख का हिसाब होता था, उसके बाद 20 लाख, उससे पहले 3 लाख का भी एक हिसाब हुआ करता था। तो अभी 20 लाख है, मैक्सिमम 20 लाख। पॉइंट बी, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, एंड पॉइंट सी 15, बोला ना सर हाफ मंथ का कुछ बात है, तो 15 वर्किंग डेज सैलरी, 15 वर्किंग डेज सैलरी for every
ध्यान से सुनिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड in excess of 6 months। सर आप लोग कनेक्टेड हो? किसी का कोई साउंड नहीं है? कनेक्टेड हो या नहीं? ओके सर। यस तो सर। 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड इन एक्सेस ऑफ 6 months। ठीक है, अब सवाल मन में चल रहा होगा आपको, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको थोड़ा सा अलग मतलब नोट डाउन करना होगा। जैसे जैसे मैंने बोला कि 15 वर्किंग डेज, दिस इज द एक एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग है 15 वर्किंग डेज सैलरी, एक अंडरस्टैंडिंग एरिया है। सैलरी का एक एरिया होगा जो आपको समझना पड़ेगा, एंड थर्ड एरिया इज द एक्सेस ऑफ 6 months, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ 6 months। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। लास्ट ड्रॉन बेसिक, मतलब लास्ट जो बेसिक सैलरी आप विथड्रॉल करोगे, ठीक है, कंपनी से, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15। सर इसका यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्लैरिटी और आ जाएगा। लास्ट ड्रॉन बेसिक का मतलब सिंपल है कि लास्ट जो सैलरी अमाउंट आप कंपनी से विथड्रॉल करते हो, तो लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी, उसके साथ डीए को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 26। बेसिकली वो 4 दिन का रविवार होता है ना सर, वर्किंग डेज में ये नॉर्मल बात है कि वीक में एक संडे और एक मंथ में 4 संडे, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो 4 संडे अगर हटा दोगे तो एवरेज 30 डेज करके अगर मंथ है, एवरेज 30 डेज करके मंथ है, तो फिर 30 से 4 लेस करोगे तो 26। तो इसीलिए वर्किंग डेज का मतलब बेसिकली 26। 15 दिन मतलब हाफ मंथ, एवरेज मंथ का लिया जाता है, और लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए लिया जाता है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आया सर, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का क्या खेल है? चलो सर वो भी देख लेते हैं, एक नोट करके लिख दो सर। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, ये पॉइंट है ना सर, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि कुछ लोग जॉब करते हैं, 20 साल नौकरी किया, 20 ईयर्स 9 मंथ नौकरी किया। तो अगर 20 ईयर्स 9 मंथ नौकरी किया तो इसको 21 ईयर मानेंगे। 20 ईयर्स 6 months 2 days, 20 साल नौकरी किया, 6 महीना 2 दिन, 20 साल 6 महीना 2 दिन, 20 ईयर्स 6 months 2 days, इसे भी 21 ईयर मानेंगे। बट अगर किसी ने 20 ईयर 6 months तक ही काम किया तो इसे 20 ईयर्स मानेंगे, 21 और नहीं मानेंगे। ये जो एक्सेस ऑफ 6 months वाला पॉइंट है ना सर, 6 महीने से अगर एक दिन भी ज्यादा होगा तो उसको राउंड करके 21 या फिर जो भी सामने वाला अमाउंट मतलब एरिया ईयर कंप्लीट होगा उसको मान लेंगे। इस काइंड ऑफ, जैसे आप लोगों का जैसे एज कैलकुलेशन कई बार ऐसे होता है ना, बचपन में ये बहुत चलता था, आजकल पता नहीं। डॉक्टर के पास जब मैं बचपन में जाता था ना, तो मुझे ऐसे अगर डॉक्टर ना कई बार पापा से नहीं मेरे को पूछता था कि एज क्या है। ठीक है, तो जैसे मेरे को याद है थोड़ा बहुत कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर मेरे को पूछ रहे कि भाई एज बताओ। ठीक है, क्योंकि एज के हिसाब से दवाई देते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर हमें ही पूछते हैं। तो पापा बैठे रहते हैं, तो पापा को बोल देते थे भाई चुप रहो। ठीक है तो मेरे को एक दिन पूछा, मैं बोला कि 11+। ठीक है, शायद ऐसा ही मेरे को याद आ रहा है, तो मैं बोला 11+। तो मेरे को पूछते ये 11+ क्या होता है। ठीक है, वो बचपन में ना एक चलता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद लगता है कि नहीं मैं छोटा रहे तो अच्छा है। तो बचपन में मतलब प्लस करके बोलने का ना एक आदत था। 11+ मतलब नॉर्मली अगर आपका एज 11 ईयर्स छोड़ के 6 महीना निकल जाता है तो आप क्या बोलते हो, अभी 11+ चल रहा है, 12 की तरफ जा रहा है। लेकिन कई बार अगर 11 मंथ्स 11 ईयर्स 10 मंथ्स हो जाता है, आप क्या बोलते हो कि मैं 12 साल का हो गया। क्या ऐसा प्रैक्टिस होता है सर? हाँ, ऐसे क्या देखा जाता है कि नहीं? बचपन में ये तो बहुत देखता हूं मैं, बट बड़ा होने के बाद इट्स नॉट ए इशू। हाँ सर, क्या आप लोग ऐसे अभी भी होता है? हाँ, अरे बाबा,
अभी भी आप लोग ऐसे बोलते हो क्या कि मेरा अभी तक 21 नहीं हुआ, मैं 20+ हूँ? अरे अभी भी ऐसा बोलते हो? है दादा। तो बेसिकली वैसा ही वाला कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स वाले यहाँ पर भी यूज कर रहा है, ठीक है, कि 6 महीने के ज्यादा है तो उसको 21 मान लो, मतलब कंप्लीट नेक्स्ट कंप्लीट में डाल दो, और अगर 6 मंथ तक है तो पिछले वाला जो कंप्लीट है तो 20 में डाल दो। तो इस केस में अगर 20 साल 6 महीना नौकरी किया तो 20 साल मानो, 6 महीने से एक दिन ज्यादा होगा तो 21 साल मान लो। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। याद रहेगा? हाँ सर, ये जो थर्ड रूल है ये याद रहेगा ना। 15 इसलिए यूज करते हैं मंथली एवरेज निकालने के लिए, मतलब एवरेज सैलरी निकालने के लिए 15 डेज का यूज करते हैं। वर्किंग डेज का मतलब होता है 26 दिन मंथ का, ठीक है, बाकी 4 दिन छुट्टी रहता है, ठीक है। तो 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो कुछ ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15, ठीक है। और ये एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का मतलब ये हो जाता है कि अगर 20 साल 9 महीना है 21 मान के चलो, 20 ईयर 6 मंथ से 2 दिन है तो 21 मान के चलो, 20 साल 6 महीना है, एक दिन भी ज्यादा नहीं एक दिन भी कम नहीं, तो 20 ही मान के चलेंगे। कम ही होगा तो भी कम ही होगा, 20 ही मानेंगे, बट 21 नहीं मानेंगे, नॉट 21। और पिता नंदिनी आप लोगों को क्लियर हुआ? ऋषभ नील सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ सर। यस सर। ओके सर, तो ये एक रूल्स था, ठीक है, ये था आपका। इन तीनों में से ये जो पूरा हिसाब आपको, अभी हिसाब तो हुआ नहीं, प्रोविजन समझा रहे हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2, ठीक है, ये आपका कवर्ड ग्रेचुइटी में है तो ये रूल्स फॉलो होता है। और अगर नॉट कवर्ड ग्रेचुइटी है तो रूल्स थोड़ा बदल जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या बदलेगा? बदलेगा तो क्या बदलेगा, चलो देखते हैं क्या बदलता है। क्या बदलेगा देखो, इस केस में अगेन पॉइंट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग is exempt. पॉइंट ए मैक्सिमम 20 लाख, ठीक है, ये नॉट कवर्ड है, मतलब आप ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर नहीं आते हो। पॉइंट बी अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, एंड पॉइंट सी हाफ इनटू एवरेज सैलरी। ये कैलकुलेट करना सीखेंगे, डोंट वरी, बहुत काम आएगा। एवरेज सैलरी नॉट जस्ट इन ग्रेचुइटी, आपको आगे का और भी टॉपिक है वहां पर भी एवरेज सैलरी बहुत काम आने वाला है। हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ब्रैकेट में लिख दो सर फ्रैक्शन इग्नोर्ड, फ्रैक्शन ऑफ मंथ इग्नोर, मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मंथ होगा उसको इग्नोर करना है यहां पर। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, फ्रैक्शन ऑफ मंथ इग्नोर मतलब 20 ईयर्स 9 मंथ्स है, क्या मानूंगा? कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस क्या मानना चाहिए? 20 मानेंगे, 21 नहीं करेंगे सर, ठीक है। फ्रैक्शन इग्नोर मतलब ये जो मंथ का जो हिसाब यहाँ पर कर रहे थे ना, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स करके, इस केस में ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मंथ को इग्नोर कर देंगे। 20 साल 9 महीना की हो, 20 साल 11 महीना भी होगा तो 20 साल ही मानेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है, बस यही खेल है यहाँ पर। अब यहाँ पर और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब बात एवरेज सैलरी का आएगा तो आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये जो एवरेज सैलरी का पॉइंट है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस। अगर नॉट कवर्ड है तो फिर आपको ये एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके हिसाब करना होगा।
तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का एक सिस्टम है। वो सिस्टम कैसे है मैं फॉर्मेट वाइज आपको एक बार ड्रॉ करता हूँ। अब देखो फिर जब रियल कैलकुलेशन आएगा तो कॉन्सेप्ट यूज करके बताना मुझे। आपके लिए बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के टाइम पे, डेट ऑफ रिटायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। DOR मीन्स डेट ऑफ रिटायरमेंट। सपोज आप किसी पर्टिकुलर ईयर में 10th ऑफ जनवरी को 2020 को रिटायर कर रहे हो, ठीक है, 10th ऑफ जनवरी 2020। नाउ ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब यहाँ पर मेनली क्या है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद जो एवरेज सैलरी होगा, जिस पर्टिकुलर मंथ में आप रिटायरमेंट करते हो उसका पिछला 10 महीना आपके लिए वाइटल है। प्रीवियस 10 मंथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पॉइंट समझ में आ रहा है सर? प्रीवियस 10 मंथ्स का सैलरी क्या चीज लेना है, पिछला 10 महीने का बेसिक लेना है, डीए लेना है, बट रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट डीए का ना बता देता है आरबी बोल के, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट का एक परसेंटेज बता देता है कि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इतना परसेंटेज, ठीक है। तो बेसिक प्लस डीए, डीए का कम मतलब डायरेक्ट डीए नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट आगे आएंगे, आगे कैलकुलेशन में दिखाएंगे आपको। एंड कॉट मीन्स कमीशन ऑन टर्नओवर। ये तीनों चीज ऐड होगा, लेकिन बात ध्यान से रखिए सर, ये तीनों चीजें जो आप ऐड करते जाओगे इसका मंथ क्या होगा, प्रीवियस 10 मंथ्स का, ठीक है, प्रीवियस 10 मंथ्स। तो ये 10th ऑफ जनवरी है तो प्रीवियस मंथ क्या है, जनवरी का प्रीवियस मंथ क्या होगा, दिसंबर ना, अरे दिसंबर, उससे पहले नवंबर, उससे पहले अक्टूबर, उससे पहले सितंबर, उससे पहले अगस्त, उससे पहले जुलाई, अरे यहाँ पर मेरा जगह नहीं है तो मैं इधर करके कर रहा हूँ, जुलाई, उससे पहले जून, उससे पहले मई, फिर अप्रैल है कितना मंथ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 10 नहीं हुआ, मई सॉरी मार्च, ठीक है, मार्च, ये जाके आपका 10 महीना होगा। तो आपको पीछे कैलकुलेट करना है पिछला 10 महीना आपको क्या सैलरी मिला था, मतलब बेसिक डीए एंड कॉट। ये हिसाब कंप्लीट करने के बाद तीनों को ऐड करके आपको बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना है। बट ये पिछला 10 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सर ये अप्रैल से पीछे जब जा रहे हैं, मार्च मेरा कोई दूसरा ईयर में पहुंच जाएगा, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मार्च दूसरा ईयर का पार्ट है, अप्रैल इज ए न्यू ईयर, जानते हो ना सर। एज पर फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट अप्रैल से न्यू ईयर स्टार्ट होता है और मार्च ईयर एंडिंग होता है ना। तो इसका मतलब अगर आप पीछे जाओगे तो मार्च तो दूसरा ईयर का पार्ट हो जाएगा सर, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए, पिछला 10 महीना मतलब 10 महीना, चाहे वो मार्च महीना किसी और ईयर में ही क्यों ना आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको इस तरह से 10th मंथ का हिसाब करना है और उस 10th मंथ का बेसिक डीए रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट प्लस कॉट तीनों को ऐड करके आपको बेसिक एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना होगा, तभी जाके आपका हिसाब कंप्लीट होगा। सर समझ में तो आ रहा है, बट जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराओगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगा, है ना सर। जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तब तक क्लैरिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो सर क्लैरिटी की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी लाने का कोशिश करते हैं। चलो चलो सर मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चन लिखो। लिख लिया क्या यहाँ तक, आप लोग लिखना हो गया, आप लोगों का कॉपी हो गया? यस सर। Okay. चलो सर ग्रेजुएटी का क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ ई लिमिटेड, ठीक है, रिटायर कर रहा है, रिटायर्ड एज ऑन 1st जनवरी 2020, ठीक है, आफ्टर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ
after a continuous period of service of 24 years 9 months, ठीक है, 24 years 9 months, क्या बोलोगे इसको? 24 years 9 months को क्या करोगे? 25 मान लोगे या 24 मानोगे? हाँ सर, 24 years 9 months को 25 मानोगे कि 24 मानोगे? अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हुआ तो 25 इयर्स और कवर्ड नहीं होने से 24 इयर्स। थैंक यू सर, याद रखिएगा, थैंक यू, वेरी गुड आंसर सर। ठीक है, मतलब मन मर्जी नहीं चलेगा कि नहीं मैं तो 24 मान के करूंगा, नहीं, इट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं, ये क्वेश्चन में जैसे बोलेगा आपका हिसाब भी वैसा होगा। ठीक है, नाउ एट दी, एक सेकेंड, 24 months 24 years 9 months और gratuity received rupees 3,80,000 as gratuity. At the time of retirement. At the time of retirement. रिटायरमेंट के टाइम पे ये रिसीव कर रहा है। His basic pay was rupees 14,000 per month. इसका बेसिक पे कितना है? 14,000 पर मंथ। डीए कितना है? डीए बोला 20% ऑफ बेसिक, ब्रैकेट में 60% फॉर आरबी। आरबी मीन्स रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बोल के रखा, 60% फॉर आरबी। कमीशन भी बोला सर, कमीशन 200 per month. Calculate the amount of exemption अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम सिचुएशंस में कई बार क्वेश्चन में ना आपको ग्रेच्युटी मेंशन नहीं करेगा, पेंशन मेंशन नहीं करेगा, सिर्फ सेक्शन मेंशन कर देगा। आप ये ढूंढते मत रहिएगा कि क्या करना है, ग्रेच्युटी नहीं बोला, पेंशन नहीं बोला। अगर आप ये थोड़ा सा क्या है ना, जब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है तब सेक्शन उठा के सवाल कर लेते हैं, तो आपको इसलिए सेक्शन कनेक्ट रहना जरूरी है। आपको सिंपल सेक्शन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 पूछ लिया और आपको पता ही नहीं कि ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्या बताता है, ठीक है, 10A क्या बताता है, तो इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहना है सर। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। सर ये तो बता दो कि कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है। सर चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो अभी आपका जवाब बताओ सर। ये रहा क्वेश्चन कि आपको बताना है कि कितना अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के हिसाब से एग्जेम्प्टेड होगा। तो इफ यू कैन फाइंड आउट एग्जेम्पशंस तो आपको टैक्सेबल का पता चल जाएगा। बोलो सर बोलो। कमीशन 200 per month डायरेक्टली बोला, कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं बोला। तो जब हम लोग बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के टाइम पे एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के टाइम पे इसको इंक्लूड करना नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। तो कैसे जवाब होगा इसका? आपके सामने सबसे पहला सवाल है, 24 इयर्स 9 मंथ का सर्विस है, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है,
तो आप सबसे पहले तो ये लिख लो कि 25 साल का बात है, ठीक है, बिकॉज कवर्ड है तो एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स लेना है। एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स में जो राउंड में आएगा वो लेना है। तो अपकमिंग राउंड में 25 है तो 25 साल का सर्विस है। अब आपके सामने 3 रूल है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। और ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट में क्या क्या लिस्ट में आता है आपका? पॉइंट ए, मैक्सिमम अमाउंट कितना सर? 20 लाख है ना। पॉइंट बी, कितना रिसीव कर रहे हो ग्रेजुइटी? ग्रेजुइटी रिसीव इक्वल्स टू 2,42,307। ऑलमोस्ट सही किया लग रहा है, मुझे लग रहा है सही हुआ तेरा आंसर। मैक्सिमम 20 लाख, ग्रेजुइटी रिसीव 3,80,000 एंड पॉइंट सी कितना है? पॉइंट सी क्या है? पॉइंट सी का रूल्स क्या है सर? ये वाला आ जाएगा, ठीक है। लास्ट ड्रॉन बेसिक, ठीक है, लास्ट ड्रॉन बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15, ठीक है, दैट इज 15 वर्किंग डे सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यही वाला फॉर्मूला के अंदर इसको दिया गया है। तो बेसिक पे प्लस डीए बाई 26 इंटू 15, तो चलो कर लो। सी में आ जाएगा बेसिक पे या लास्ट ड्रॉन बेसिक जो भी बोलो प्लस डीए डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15। तो इस पर्टिकुलर का बेसिक कितना था सर क्वेश्चन में? मैंने कुछ लिखा था क्वेश्चन में बेसिक? यस, इस बेसिक पे वाज 14,000 पर मंथ। इस बेसिक पे वाज 14,000 पर मंथ। थैंक यू सर। तो 14,000 प्लस डीए कितना? डीए कितना? 20% of basic. 20% ऑफ बेसिक, तो 2800 ना, Yes, sir. डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15। बताइएगा सर कितना अमाउंट आ रहा है? चौथा कितना आया? यही वाला आया ना तेरा? कुछ समथिंग 242,307 ऐसा कुछ क्या? यस सर। 14,000, तो मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। 14,000 प्लस 2,800 डिवाइडेड बाय 26। ओहो, 14,000 प्लस 9692। हाँ Sir, 9692.30. कौन सा? यही वाला एक 14,000 plus 2,800 divided by 26 into 15. अच्छा, 2,800 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15, नहीं तो 83,82384 ऐसा आ रहा है सर। हाँ दादा 9692.31। ओ, मैंने और एक Yes. चीज गलत, और एक चीज भूल गया सर। ओ, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हुआ। अरे इंटू 25 होगा ना, इंटू 25 भी तो करना है सर। ये वाला मैंने आपको यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस भी तो देना है इसको। इंटू 25 मतलब इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस भी कर देना, मतलब आप जितना साल नौकरी कर रहे हो उसके साथ इंटू करो। यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो 15 वर्किंग डे सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये इंटू होना जरूरी था इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो बेसिक प्लस डीए बाई 26 इंटू 15 इंटू जितना साल का कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है वो आ जाएगा। अब करके बताओ सर, वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरा भी कोई गलत है। हाँ 242308। 242308 यही आया क्या? देखो तो एक बार सबको, ये 25 क्यों इंटू हुआ समझ में आया ना सर? जितना साल का सर्विस है उसका वो इंटू होना चाहिए। तो सर लिस्ट में सबसे कमती अमाउंट कौन सा है? सबसे कम
सबसे लोएस्ट कौन सा आया? 242,308. 242,308. 242,308, दिस इज द लोएस्ट फिगर. तो यही आपका क्या हो जाएगा? exempted. So if this one is exempted then taxable value क्या हो जाएगा? taxable equals to जितना आपने ग्रेचुइटी रिसीव किया 3,80,000 माइनस 242,308 करके बताओ कितना हो रहा है? 137692. 137692. 69. yes, this is the taxable value. अब आपको मैं थोड़ा सा ये ऐसे तो एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, बिकॉज हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म है. क्वेश्चन जो पूछा था ये मेनली यही पूछा था कि आपको जस्ट डायरेक्ट इतना पूछेगा कि टैक्सेबल ग्रेचुइटी और एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी में कितना एग्जेम्प्टेड होगा ये बताओ. तो मैं आपको बस नॉलेज के लिए यहाँ पर थोड़ा सा शो करूँगा, ओनली फॉर योर नॉलेज, कि ये जो अमाउंट है ये एक्चुअली कहाँ पर चला जाता है. सर इसके लिए सैलरी शीट होता है, ठीक है. सैलरी शीट में क्या आएगा? ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी का डिटेल्स आएगा. तो सैलरी शीट में क्या आएगा सर? जैसे मानो बेसिक, बेसिक कितना है? 14,000. 14,000. तो 14,000 करके कितना कितना दिन का है? वो रिटायर कर रहा है जनवरी में, है ना. ये जो पर्टिकुलर हिसाब हम लोग कर रहे हैं, देखो वो जनवरी में रिटायर करेगा तो उसको कितना महीने का सैलरी मिलेगा? 2020 9 months. हाँ 9 मंथ्स का. वेरी गुड सर. देखो 1 जनवरी को रिटायर कर रहा है, इसका मतलब कि वो 2019-20 का जो एरिया है उसमें वो 9 मंथ्स का सैलरी रिसीव करेगा. तो बेसिक हो जाएगा उसका 14,000 इंटू 9. कितना होता है? 1,26,000. 1,26,000. ठीक है. अच्छा उसका डीए कितना आ जाएगा? 20%. 1,26,000 का 20% कितना हो जाएगा? 25,200. बस. सर कमीशन कितना हो जाएगा? 1,800. 200 करके था पर मंथ का, 9 मंथ का. वेरी गुड सर. 1,800. तो बेसिक डीए कमीशन, ग्रेचुइटी आएगा कि नहीं आएगा? 1,37,693. 137,692 या 3? স্যার আমার 3 এসছে কারণ ওই ফ্র্যাকশনটা তখন একটা আগে নিয়ে নিয়েছিলাম তাই. अच्छा अच्छा ठीक है. आई मीन जस्ट ओके. 692 और 693 जो भी हो लिख लो सर. 137,692. ठीक है. तो 25,200 1,800. आपको समझ में आया कि ग्रेचुइटी का क्या खेल हुआ यहाँ पर? ग्रेचुइटी का जो एग्जेम्प्टेड चला जाएगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो टैक्सेबल वैल्यू है वो सैलरी शीट के अंदर आ जाएगा, जो सैलरी का प्रो फॉर्मा बनेगा. तो हमारे पास और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट ए कंप्लीट सैलरी सम्स. तो अल्टीमेटली दिस इज योर ग्रॉस सैलरी. टोटल करके बताना सर कितना हो रहा है? प्लीज टोटल करो और बताओ मुझे कि कितना हो रहा है. 29693. 29692. वही तेरा जो 3 आ रहा है मेरा वो एक कम होगा. 29692. ठीक है. 2,90,692 ये उसका ग्रॉस सैलरी है सर. और ग्रेचुइटी कैसे यहाँ पर टैक्सेबल ग्रेचुइटी में आ गया? पेंशन के केस में भी सेम टू सेम, अगर पेंशन भी टैक्सेबल रहेगा वो भी आ जाएगा. बात समझ में आया सर कि इतना जो मेहनत करके हम लोग एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल निकालते हैं उसका एक्चुअल यूज कहाँ होगा? सैलरी शीट में आएगा. जो प्रोफार्मा लिस्ट आप लोगों को स्टार्टिंग में करा है ना वही है, उसी के अंदर कौन सा टैक्सेबल होगा कौन सा एग्जेम्प्टेड होगा ये एक्चुअली वर्किंग्स है. ये जो आप लोग अभी कर रहे हो ना ये सब एक्चुअली बड़े सम्स के लिए वर्किंग्स है, जब कंप्लीट सम्स के लिए वर्किंग्स है, बट इंडिविजुअली ये सब अलग अलग कैलकुलेशन है. समझ में कुछ आ रहा है सर? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ ना कुछ तो बोलो. यस नो कुछ तो बोलो. 8,000.
यस सर। और एक क्वेश्चन करना सर। चलो फटाफट करो सर, अब तो समझ में आ गया है। Mr. X, an employee of P Limited as on 31st of January 2020 after a continuous period of service of 24 years 8 months, he received gratuity of rupees 1,90,000. Mr. X provide following info. क्या बता रहे हैं देखो, आपको बेसिक बता के रखा 9,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, आपको डीए बता के रखा 20% ऑफ बेसिक पर एनम। ब्रैकेट में लिख के रखो सर 40% फॉर आरबी। आरबी मीन्स रिटायरमेंट बेनिफिट। आपको कॉर्ड दे के रखा सर कमीशन ऑन टर्नओवर 2% ऑन टर्नओवर। और टर्नओवर के बारे में क्या बोल के रखा, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 is rupees 6 lakh. He got an increment. मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ ना, ऐसा होता है। He got an increment of rupees 500. उसको 500 करके इंक्रीमेंट हुआ with effect from जुलाई 2019। ठीक है, जुलाई से उसको इंक्रीमेंट मिला 500 करके। आपको पूछ रहे हैं सर कैलकुलेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। होमवर्क है सर, घर पे कहिएगा, नहीं होगा तो मैं करूंगा क्लास में। लिख लिया तो बताइए, नहीं भी होगा तो भी मैं करूंगा, होगा तो भी मैं करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, हो गया, लिख लिया गया। अरे और एक क्वेश्चन लिखो प्लीज। স্যার এটা কভার্ড না নট কভার্ড? ये क्या करना चाहिए, नॉट कवर्ड कर दो। ठीक है, ये भी एक सेंस बताता हूं सर कि अगर कुछ बोला नहीं रहेगा तो फिर क्या मानोगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कवर्ड और नॉट कवर्ड तो फिर नॉट कवर्ड ही मानना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो नॉट कवर्ड ही मानना चाहिए। क्वेश्चन 3, Mr. X, an employee of Z Limited, retire as on 15th March 2020
after a continuous period of service 22 years 6 months. 22 years 6 months and received rupees 2,20,000 as gratuity at the time of retirement. अच्छा एक सेकेंड, ₹2,20,000 एज ग्रेचुइटी, यहाँ पर लिखिएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक पे, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा, हिज बेसिक पे वाज 12,000 पर मंथ, DA 1,000 पर मंथ, जो भी मंथली रहेगा सब एनुअल कन्वर्ट कर दीजिएगा, कमीशन 2% ऑन टर्नओवर, हाँ ब्रैकेट में टर्नओवर रुपीस, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, हाँ मतलब कमीशन ऑन टर्नओवर मतलब बिजनेस अपने सेल्स के टर्नओवर के बेसिस में एम्प्लॉय को कमीशन देते हैं। जैसे देखते होंगे आप लोग मार्केट में, जो लोग सेल्स में रहते हैं स्पेशली मार्केटिंग फील्ड में, कंपनी का सेल अगर बढ़ा सकते हो तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, जानते हो सर, टारगेट दिया जाता है, नॉर्मल कुछ फिक्स सैलरी होते हैं और फिर जितना आप सेल बढ़ाओगे कंपनी का उतना सेल के ऊपर आपको कमीशन भी दिया जाता है। ये सर नो सर, ऐसे एक्सपीरियंस है आप लोगों का, देखे होंगे, इसलिए टारगेट के पीछे भागते हैं बहुत लोग, जो स्पेशली इन मार्केटिंग फील्ड। टर्नओवर ऑफ ₹4 लाख, कैलकुलेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। सर कवर्ड है, हाँ दिस इज कवर्ड, क्वेश्चन में बोल के दिया मैंने, कवर्ड है, ठीक है, मतलब कवर्ड अंडर, मतलब कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। और एक क्वेश्चन लिख लो सर, यहां तक हो गया सर, हेलो लिख लिया क्या? यस सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन 4 होगा शायद। मिस्टर एक्स an employee of Siliguri Limited retire as on 31st December 2020 after a continuous period of service 26 years 11 months and 5 days and received rupees 3,90,000 as gratuity. Basic at the time of retirement, अच्छा अब लिख लो, बेसिक बोल के पहले लिख लो, बेसिक at the time of retirement was 15,000 per month, DA 40% of basic
ब्रैकेट में लिख दो 25% फॉर RB रिटायरमेंट बेनिफिट। ये सैलरी शीट में आपको बाद में इसका यूज बताऊंगा मैं। कमीशन ₹500 पर मंथ, बोनस भी है यहाँ पर 30,000। बस कैलकुलेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। एक चीज ऐड कर दीजिएगा, he got an increment of rupees 1,000 पर मंथ। ये इसका रिटायरमेंट कब हुआ था? 2020 31 दिसंबर। अरे इसका रिटायरमेंट Yes, sir. Yes, sir. 31 दिसंबर 2020, तो इसको इंक्रीमेंट कर दो 1,000 पर मंथ with effect from September 2020, with effect from September 2020। ठीक है, 1000 पर मंथ करके उसको इंक्रीमेंट मिला है सितंबर 2020 से। ठीक है, लास्ट 3 महीना मोस्ट प्रॉब्लम। तो ये है क्वेश्चन, इतना ही है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को अभी लिखाया। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको ग्रेजुएटी का मिल जाएगा इस नोट्स के अंदर, स्टडी नोट 1 के अंदर, मिस्टर रवि का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मिस्टर रवि रिटायर कर रहे हैं 15 जून 2020 आफ्टर ए completion of 26 years 8 months of service and received gratuity 15 lakh at the time of retirement. Basic salary 50,000 per month, dearness allowance 10,000 per month, 60% of which is the retirement benefit. Commission बोला है 1% of turnover. Turnover in the last 12 month was 1 crore 20 lakh। क्या? अरे yes, 1 crore 20 lakh. Bonus is 25,000 per annum. Compute is taxable gratuity assuming he is a private sector employee and covered the payment of gratuity act 1972. He is a private sector employee and not covered under payment of gratuity. He is a government employee. जो 3 केस हो सकता है वो तीनों केस ही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है सर, हो जाएगा ट्राई, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। ग्रेजुएटी आगे क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन बाबू जो लिखाया बोर्ड में? ना रिसेंटली जस्ट लाइक टच अपने पीडीएफ এটা এটা দেখাবো? হ্যালো, यस सर এটা তো জাস্ট এটা লেখার দরকার নেই, এটা তো নোটসে দেয়া আছে, আমি তো নোটসটা পাঠিয়ে দিয়েছি, যে স্টাডি নোটটা পাঠিয়েছি ওর মধ্যেই আছে। এটা লিখতে হবে না। ঠিক আছে, এটা লিখতে হবে না। দেখ স্টাডি নোট যদি না থাকে আমাকে পিন কর, আমি আরেকবার পাঠিয়ে দেবো। এটা 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 আছে তো, এটা তোদের স্টাডি নোট বলে দেখ, আমি পাঠিয়েছি স্যালারি স্টাডি নোট 1 বলে পাঠিয়েছি, ওর মধ্যেই আছে। ওরই মধ্যেই গ্র্যাচুইটি সমস্ত বেসিক ডিটেলস গুলো পাবি। ঠিক আছে, যেটা আমি অলরেডি পড়িয়ে দিয়েছি, বাস এটা একবার গো থ্রু করে নি। তো টোটাল এতগুলো क्वेश्चन पेचिस। ओके ठीक है सर, कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज इतना ही है आज सैलरी में। नेक्स्ट दिन से और बाकी डिटेल्स चलेंगे, सैलरी अभी थोड़ा चलेगा, लंबा चर्चा है। ओके सर, রাখছি দাদা। ओके बाय सर, टाटा টাটা। टाटा सर, टाटा। नाइस सर রাখছি স্যার। ओके टाटा।